हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। सिया ने तन्वी को रूम दिखाया और उसे फ्रेश होने को कहा। तन्वी ने कहा तू रुक, मैं बस 5 मिनट में आए, और अपना बैग खोलकर उसमें से एक कुर्ती और प्लाजा निकाल कर वॉशरूम में चली गई। सिया बेड पर बैठकर अपना फोन चलने लगी। तन्वी थोड़ी देर बाद बाहर आई तो देखा सिया अपना फोन हाथ में लिए सो गई है। तन्वी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो सिया के पास जाकर बेड पे लेट गई। तन्वी की आंख खुली तो शाम के 6 बजे थे। तन्वी ने सिया को जगाया और खुद फ्रेश होने चली गई। सिया उठी और वॉश बेसिन में मुंह धोकर बेड पर बैठ गई। तन्वी भी वॉशरूम से बाहर आ गई। सिया ने कहा चलो नीचे चलते हैं, मुझे भूख लगी है। तन्वी ने कहा भूख तो मुझे भी लगी है, चलो। दोनों नीचे आए और सिया ने एक सर्वेंट से कहा हरी भैया दादू और दादी माँ कहाँ है। उस सर्वेंट जिसका नाम हरी है सिया को कहा। सिया दीदी दादाजी और दादी माँ बाहर गार्डन में है। तन्वी ने कहा भूख तो मुझे भी लगी है, चलो। दोनों नीचे आए और सिया ने एक सर्वेंट से कहा हरी भैया दादू और दादी माँ कहाँ है। उस सर्वेंट जिसका नाम हरी है सिया को कहा। सिया दीदी दादाजी और दादी माँ बाहर गार्डन में है। सिया ने कहा निखिल भैया आ गए। तो उस सर्वेंट ने कहा नहीं दीदी, निखिल सर अभी नहीं आए। सिया ने कहा ठीक है आप जाओ। सिया और तन्वी दोनों हॉल में सोफे पर बैठ गई। तन्वी ने कहा यार आज अपने हाथ का खाना खिला दे, कितने टाइम से मैंने तेरे हाथ का खाना नहीं खाया, आज मेरे लिए बना दे। सिया बोली यार मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने लास्ट बार कब खाना बनाया था, 6 सालों में मैंने कभी कुछ नहीं बनाया। तन्वी बोली कोई बात नहीं, आज दोनों मिलकर सभी के लिए खाना बनाते हैं। सिया भी मान गई और दोनों किचन में चली गई। सिया और तन्वी को किचन में देख किचन का स्टाफ बोला अरे सिया दीदी आप ये, आपको कुछ चाहिए था तो हमें बुला लेती। सिया ने कहा कोई बात नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, आज डिनर हम बना रहे हैं, आप आराम से बैठिए। किचन स्टाफ दो लड़के थे जिनकी उम्र 34 या 32 के आसपास थी। वो दोनों सिया को हैरानी से देख रहे थे। सिया को समझ आ गया था कि वो क्या सोच रहे हैं। सिया ने कहा आप फिक्र ना करें, हम कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगे, भले ही हमने इतने सालों में किचन में कदम नहीं रखा पर हमें खाना बनाना आता है, आप बेफिक्र रहे। तन्वी ने भी कहा हाँ भैया हम कर लेंगे, आप दोनों जाकर कोई दूसरा काम करें। वो दोनों बाहर चले गए। तन्वी और सिया दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। वही घर के बाहर एक ब्लैक BMW आकर रुकी। उसमें से एक हैंडसम सा लड़का निकाला जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट डाल रखा था और आंखों पर ब्लैक कलर के सनग्लासेस लगाए हुए थे। एक हाथ में ब्रांडेड वॉचेस थी, दूसरे में फोन। वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसने देखा दादा दादी बाहर गार्डन में ही बैठे हैं तो वो उनके पास चला गया और जाकर कहा दादू दादी माँ। दोनों ने आवाज का पीछा किया तो वहां उनका पोता कबीर सामने खड़ा था। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कबीर कपूर यानी कुणाल का छोटा भाई ही था, जो आज ही 5 साल बाद लंदन से लौटा था और एयरपोर्ट से सीधा उड़ कपूर विला आ गया था। दादाजी दादी माँ दोनों बहुत खुश हुए। कबीर ने जाकर दोनों के पैर छुए और उनको हक कर लिया। दिनों ने कबीर को कहा कैसा है हमार बच्चा। कबीर ने कहा कबीर कपूर इज बैक। फिर कबीर ने कहा दादू दादी माँ मैंने आपको बहुत मिस किया। दादाजी और दादी माँ ने कहा हमने भी आपको बहुत मिस किया बच्चे। तभी ड्राइवर ने कबीर के पास आकर कहा कबीर सर, कुणाल सर का फोन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं आप घर कब तक चलेंगे। कबीर ने कहा आप भैया को बोल दे कि कबीर सर दादाजी और दादी माँ के पास है, वो वही रुकने वाले हैं, आप मेरा लगेज मेरे रूम में रखवा दे। कबीर के आने से दादाजी और दादी माँ दोनों बहुत खुश थे। ड्राइवर ने कुणाल को इन्फॉर्म कर दिया। वो तीनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। दादी माँ ने कबीर को देखकर कहा कितना दुबला पतला हो गया है मेरा बच्चा, अपना ध्यान नहीं रखता तू। कबीर ने कहा दादी माँ आपके उस खड़ूस राक्षस पोते ने काम ही इतना दे रखा है, खुद पर ध्यान देना का टाइम ही नहीं मिलता। तभी दादी माँ भी कुणाल की शिकायत करते हुए बोली उसको तो काम के अलावा किसी की नहीं पड़ी, तुम्हारे जाने के बाद वो कभी कभी हमसे मिलने आता है, वो भी कुछ मिनट के लिए, उसके पास तो अपने बूढ़े दादा दादी से मिलने तक का टाइम नहीं। और दादी माँ उदास हो गई। कबीर ने देखा कि दादी माँ उदास हो गई है तो कबीर दादी का मूड ठीक करने के लिए बोलता है क्या दादी आप भी उस कड़वे करेले की बात लेकर बैठ गई, मैं इतनी दूर से आया हूँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। तभी पीछे से एक आवाज आती है तुझे भूख कब नहीं लगती। कबीर के साथ दादाजी और दादी माँ भी पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वहां निखिल खड़ा था। कबीर ने निखिल को देखा और खुशी से कहा निखिल भाई आई मिस यू। निखिल चलकर कबीर के पास आया और उसके कश के गले लगा लिया और कहा आई मिस यू टू। छोटे दोनों अलग हुए। निखिल ने कबीर को कहा तू इंडिया कब आया।
कबीर ने कहा कुछ घंटों पहले आया हूँ। कबीर बोला भूख लगी है, अंदर चल बात करते हैं। भाई निखिल और दादा दादी ने कहा ठीक है चलो अंदर चलते हैं। चारों अंदर चले गए। जैसे ही सब हॉल में पहुंचे खाने की खुशबू उन तक पहुंच गई। दादाजी ने कहा अरे वाह, लगता है आज कुछ स्पेशल बना है। दादाजी ने कबीर और निखिल को कहा जाओ तुम दोनों फ्रेश हो आओ फिर साथ डिनर करते हैं। तभी कबीर बोला हाँ दादू, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरी भूख और बढ़ गई है। दादाजी ने कबीर और निखिल को कहा जाओ तुम दोनों फ्रेश हो आओ फिर साथ डिनर करते हैं। तभी कबीर बोला हाँ दादू, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरी भूख और बढ़ गई है। निखिल ने कहा जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। दोनों अपने अपने रूम में चले गए। तन्वी और सिया ने मिलकर सारा खाना बनाया और सर्वेंट को डिनिंग टेबल पर लगाने को दे दिया और दोनों अपने अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। लगभग 10 मिनट बाद दोनों नीचे आए और डिनिंग एरिया के पास पहुंची तो देखा टेबल पर 4 लोग बैठे थे, जिनमें से सिया 3 को तो जानती थी, एक को वो आज पहली बार मिली थी। सिया और तन्वी दोनों उनके पास पहुंची। सिया ने जाकर निखिल को पीछे से हक कर लिया। कबीर को तो एक जोर का झटका लगा। निखिल ने स्माइल करते हुए सिया के हाथों को पकड़कर अपने सामने किया और कहा बच्चा आप कहाँ थे, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। निखिल और सिया के रिश्ते के बारे में कबीर और तन्वी नहीं जानते थे, उनको वो अजीब नजरों से देख रहे थे। तन्वी ने मन में सोचा सिया को ये लंगूर ही मिला था, वही कबीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था निखिल भाई ने कितनी सुंदर भाभी पसंद की है, भाभी तो सच में एक परी जैसे है। सिया ने कबीर की तरफ देखा और दादू से कहा दादू ये कौन है, हमने इन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। दादू ने सिया को कहा बच्चे आपको याद है मीरा आंटी के 2 बेटे हैं। सिया ने कहा हाँ याद है। तो दादू ने कहा ये मीरा का छोटा बेटा कबीर है और हमारा छोटा पोता। सिया ने कहा ओ तो ये है मिस्टर कबीर कपूर। सिया ने कबीर की ओर देखा और कहा हेलो मिस्टर कपूर। कबीर ने भी कहा हेलो मिस ब्यूटीफुल। सिया बस कबीर की तरफ मुस्कुरा दी। निखिल ने कहा ये हमारी प्यारी सी बहन और हमारी जिंदगी है। निखिल ने कबीर को कहा। तन्वी मन में सोच रही थी और ये है मिस्टर निखिल दीक्षित जिनके बारे में सिया बात कर रही थी। हे भगवान, मैंने तो इस लंगूर से पंगा भी ले लिया, पता नहीं क्या करेगा अब ये। सिया तन्वी को कहा तन्वी आओ बैठो खाना खाते हैं। तन्वी निखिल के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। निखिल ने की नजर तन्वी को देखा और वापस सिया की तरह देखने लगा। सिया ने कहा आज हम आप लोगों को खाना सर्व करें। निखिल ने सिया को टोकते हुए कहा बच्चा आपको ये करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ में से कर देगा। सिया ने कहा नहीं आज हम ही करेंगे। सिया ने सारे बाउल के ढक्कन हटा दिए। खाने की खुशबू चारों ओर फैल गई। सिया ने पहले दादाजी को सर्व किया। सिया ने दादू को मटर पनीर जीरा राइस और दाल मखनी बूंदी रायता और छापती दी। दादू ने खुश होकर कहा अरे वाह आज तो मजा ही आ गया। सिया ने फिर सबको सर्व किया और खुद भी कबीर की साइड में जाकर बैठ गई। दादू ने जल्दी से एक निवाला मुंह में डाला और कहा वाह खाना हो तो ऐसा। फिर सबने खाना स्टार्ट किया। सब खाने की तारीफ किए जा रहे थे। तन्वी और निखिल दोनों ही कबीर और सिया को नोटिस कर रहे थे क्योंकि दोनों एक डे से ही खाना खा रहे थे बच्चों की तरह, वो भी अजीब तरीके से, जिस पर निखिल की हंसी निकल गई। सिया ने कहा क्या हुआ भाई, आप हंस क्यों रहे हो। सिया के मुंह से निखिल के लिए भाई सुनकर तन्वी और कबीर जो खाना खा रहे थे उनके गले में खाना अटक गया और दोनों जोर जोर से खांसने लगे। सिया ने जल्दी से कबीर को पानी दिया और निखिल ने तन्वी को। सिया ने चिंता जताते हुए कहा क्या हुआ, आप दोनों को खाना अच्छा नहीं बना क्या। सिया ने सैड पेंसिव फेस बनाकर तन्वी कहा मैंने तुम्हें कहा था ना खाना अच्छा नहीं बनेगा, देख मेरी सारी मेहनत खराब चली गई, इतने सालों बाद खाना बनाया है, ये तो होना ही था। और सिया मुंह लटका कर बैठ गई। वही दादाजी दादी माँ और निखिल शौक होकर सिया को देख रहे थे क्योंकि उसके इतने सालों में आज तक कभी कुछ नहीं बनाया था, आज पहली बार सिया ने खाना बनाया था, वो भी इतना अच्छा। निखिल ने सिया को कहा बच्चा क्या ये खाना तुमने बनाया है। सिया ने हाँ में गर्दन हिला दी। निखिल ने कहा पर आज तक अपने कभी खाना नहीं बनाया और ना ही बताया कि आपको खाना बनना आता है। तन्वी जो काफी देर से चुप बैठी थी वो बोल पड़ी वो क्या है ना सर, सिया खाना बस मेरे लिए ही बनाती है क्योंकि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, वो हर किसी के लिए खाना नहीं बनती। निखिल चीरकर तन्वी से बोला हेलो मिस बकबक, तुम ये बोल रही हो कि तुम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सिया के लिए। तन्वी ने कहा हाँ वो तो मैं हूँ ही। निखिल ने कहा नहीं मैं सिया का भाई हूँ, उसके लिए मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तन्वी ने निखिल को कहा गलतफहमी है आपको कोई, दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। दादाजी और दादी माँ खुश थे, घर में खुशियों का माहौल बन गया था। सिया ने कबीर के कान में कहा मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इनको ऐसे लड़ता देखा। कबीर ने भी कहा है मुझे भी, दिनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं।
और दोनों उनकी लड़ाई एंजॉय करने लगे। तभी सिया ने उन्हें रुकते हुए कहा, रुको जरा, खाना तो हो गया, अब मुंह मीठा कर ले। सिया ने एक बाउल का ढक्कन हटाया तो उसमें गुलाब जामुन थे। दादाजी खुश होकर बोले, गुलाब जामुन, ये तो मैं ही खाऊंगा। तभी सिया ने दादाजी को डांटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आपको ये नहीं मिलेगा, नहीं तो आपका शुगर फिर से बढ़ जाएगा। दादी माँ ने भी सिया की हाँ में हाँ मिलाए और कहा, ठीक बोल रही है हमारी बच्ची। दादू का तो मुंह बन गया और कहा, चलो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो दे दीजिए। सिया ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दादू सुनकर बहुत उदास हो गए। जो सिया ने देख लिया। फिर सिया ने एक और बाउल का ढक्कन हटाया जिसमें मूंग दाल का हलवा था। सिया ने दादू को कहा, आप चाहें तो ये कहा सकते हैं। दादू ने मूंग दाल का हलवा देखा और खुश होकर बोले, ये भी चलेगा, और सारा बाउल लेकर बैठ गए। सिया ने दादी को और फिर कबीर को गुलाब जामुन दिए और जैसे ही बाउल तन्वी की तरफ बढ़ाया तो निखिल ने छीन लिया। तन्वी ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? निखिल ने भी उसकी की टोन में जवाब दिया, दिखाई नहीं दे रहा गुलाब जामुन? कहा रहा हूँ। तन्वी ने कहा, हमें भी चाहिए। निखिल ने कहा, नहीं, इसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें खाना है तो जाकर बना लो, ये मेरी बहन ने बनाया है, मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा। सिया ने कबीर से कहा, देखो अब फ्री का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। कबीर ने सिया की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और दोनों तन्वी और निखिल को बच्चों की तरह गुलाब जामुन के लिए लड़ता देखकर हंस रहे थे। दादा दादी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब निखिल ने तन्वी को बाउल पास नहीं किया तो गुस्से में चेयर से उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो निखिल तक पहुंच पाती, निखिल वहां से उठकर भाग गया। तन्वी निखिल के पीछे भाग रही थी। निखिल सीढ़ियों से भागकर अपने रूम में चला गया और डोर लॉक करके गुलाब जामुन खाने लगा। तन्वी बाहर खड़ी डोर को पीट रही थी और सब उनको देखकर हंस रहे थे। सिया ने दादाजी और दादी माँ को कहा, दादू आप अपनी दवाई ले लेना और दादी माँ आप अपने पैरों में तेल मालिश कर लेना, और दादू आप कोई नाटक नहीं करोगे, चुपचाप दवाई कहा लेना। दादू ने कहा, ठीक है माता श्रीन, जो आपकी आज्ञा। सिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है नादान बालक। सब हंसकर अपने अपने रूम की तरफ चले गए और सब अपने अपने रूम में जाकर सो गए। तन्वी उदास होकर सिया के पास आए, पर सिया को पता था तन्वी क्यों उदास है। उसने तन्वी के सामने के कटोरी बढ़ा दी जिसे से तन्वी खुशी से चहकते हुए बोली, गुलाब जामुन, और लेकर खाने बैठ गई। दोनों ने थोड़ी देर बात की और तन्वी अपनी रूम में सो गई और सिया अपने में। निखिल लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और कबीर थका हुआ था इसलिए वो भी सो गया। अगली सुबह कबीर और निखिल सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। दादी माँ मंदिर में पूजा कर रही थी और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। सिया उठी कर मुंह धोया, ब्रश करके नीचे चली गई। तन्वी भी तभी रेडी होकर नीचे ही आई थी। वो दादाजी के पास बैठकर उनसे बातें कर रही थी। सिया अभी भी नींद में थी। उसने पिंक कलर की नाइट वेयर पहनी थी जो उस पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिया के बाल ब्राउन थे और आंखें भी ब्राउन थी। सिया की परी जैसी दिखती थी। सिया नीचे आए और चारों तरफ एक नजर घुमाती है, फिर निखिल के पास चल देती है। निखिल और कबीर फोन में कुछ देखने में बिजी थे। सिया जाकर निखिल की गोद में सिर रखकर लेट गई। निखिल ने सिया को देखा और कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। सिया ने भी निखिल को विश किया। कबीर निखिल और सिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। कबीर ने कहा, बस अपने भाई को ही विश करेगी, आप हमें नहीं। सिया ने कबीर को कहा, गुड मॉर्निंग न्यू दोस्त। सिया के मुंह से अपने लिए दोस्त सुनकर कबीर खुश हो गया। उसने भी सिया को प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग छोटे रैबिट, और कबीर ने कहा, हम आपको आज से छोटा रैबिट बुलाएंगे। सिया ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बड़े रैबिट, और तीनों हंसने लगे। तन्वी सिया के पास आए और उसके कहा, सिया उठ जा, तुमने कहा था ना आज हम साथ टाइम बिताएंगे। सिया ने निखिल के पेट में अपना सिर छिपाते हुए उसे कमर से हक करके बोला, हाँ तो अभी तो सुबह हुई है, मुझे सोना है, प्लीज अभी परेशान मत करो ना। तन्वी, सिया 9 बज रहे हैं, उठ जाओ, वरना तुम जानती हो मुझे तुम्हें जगाना अच्छे से आता है। सिया निखिल को तन्वी की शिकायत करते हुए बोली, भाई इसको बोलो ना मुझे सोने दे। निखिल कुछ बोलता उससे पहले ही तन्वी बोल पड़ी, बिल्कुल नहीं, अपनी बहन को बोलिए जल्दी उठ जाए, वरना मैं क्या करूंगी उसे पता है। सिया जानती थी अगर वो नहीं उठी तो वो बचपन की तरह उसके ऊपर पानी डाल देगी। जैसे वो बचपन में उठने में लेट हो जाती थी तो तन्वी उसको अपने घर से जगाने आती थी ताकि वो दोनों टाइम पर जा सके। सिया की सौतेली माँ को तन्वी का घर आना पसंद नहीं था। वो हमेशा तन्वी को कुछ ना कुछ बोलती थी, फिर भी तन्वी सिया के पास आती थी। सिया ये सब याद करके एकदम से उठकर बैठ गई और तन्वी को कहा, हम उठ गए, देखो अब कुछ मत करना तुम। सिया उठी और तन्वी को धक्का देकर भाग गई। तन्वी सिया के धक्के से सीधा निखिल की गोद में जा गिरी। तन्वी बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। दोनों के दिलों की धड़कन बहुत तेजी से चलने लगी। तन्वी और निखिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तन्वी को पता नहीं क्यों पर निखिल की गोद में अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था।
जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था यही हाल निखिल का भी था। उसे भी तन्वी का उसके इतने करीब होना अच्छा लग रहा था। वही कबीर निखिल को देखकर बोला, मैंने सुना था भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, आज देख भी लिया। कबीर फिर खड़ा होकर निखिल को बोला, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, और वहां से अपने रूम में चला गया। बेचारी तन्वी तो शाक में चली गई। तन्वी को खोया देख निखिल झल्ला कर बोला, क्या तुम मेरे ऊपर से उठने का कष्ट करोगी? अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निखिल की बात सुनकर तन्वी हड़बड़ा कर उठ गई। निखिल ने देखा कि तन्वी का फेस शर्म से लाल हो गया है तो उसने तन्वी को छेड़ते हुए कहा, वैसे तुम शर्माते हुए बहुत क्यूट लगती हो। तन्वी ने गुस्से में निखिल को घूरते हुए कहा, आप बहुत बड़े बेशरम हो, और वहां से भाग गई। निखिल तन्वी को ऐसे भागता देख निखिल के फेस पर एक स्माइल आ गई, वो भी अपने रूम में चला गया। निखिल इस बात से बेखबर था कि उसे और तन्वी को चार आंखें देख रही थी। वो कोई और नहीं दादा दादी थे। दादी ने कहा, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? दादू ने कहा है, तन्वी हमारे निखिल के लिए सही लड़की है, मुझे तन्वी बहुत ही पसंद है। दादी ने कहा, मुझे भी। वही सब रेडी होकर नीचे हाल में आकर बैठ गए। सिया ने कहा, तनु सिया। तन्वी को तनु भी बोलती है, तुमने आगे क्या सोचा है? तन्वी बोली, सोच रही हूँ काल से ही जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ। कबीर जो दोनों की बातें सुन रहा था, कबीर ने कहा, छोटे रैबिट क्या मैं कुछ बोलूं? सिया ने कहा है, क्यों नहीं? कबीर ने कहा, मैं कल ही इंडिया लौटा हूँ और मुझे अपना काम संभालने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो क्यों ना ये जॉब मिस तन्वी कर ले। कबीर की बात सुनकर सिया ने कहा, ये तो अच्छा है, तन्वी को भी जॉब चाहिए थी इसलिए उसने भी हाँ कर दिया। वही निखिल मन ही मन कुढ़ते हुए बोला, मेरी कंपनी में जॉब कर लेती ये सिया के साथ रहती, पर कबीर ने सब बिगाड़ दिया। निखिल बोला, बच्चे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप कल आ जाना, आज घर रहो। सिया ने कहा, ठीक है बिग बी। निखिल वहां से चला गया। कबीर बोला, तो गर्ल्स आज का क्या प्रोग्राम है आप दोनों का? सिया ने कहा, आज हम शॉपिंग जाएंगे और बाहर लंच करेंगे। कबीर बोला, ठीक है, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा, अगर आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो। सिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप चल सकते हैं हमारे साथ। कबीर बोला, पर उससे पहले हम कपूर एम्पायर्स जाएंगे। सिया और तन्वी को कोई आइडिया नहीं था कि जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं वो देश की सबसे अमीर और ताकतवर फैमिली है, पर सिया और तन्वी दोनों ने ही कपूर्स का नाम सुना था। सिया बोली, पर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? कबीर ने कहा, वो इसलिए कि तन्वी जी को जॉब से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। सिया ने कहा, ठीक है फिर चलो चलते हैं। सिया दादाजी और दादी माँ के पास गई और उनको हक करके बाय बोला। तन्वी और कबीर ने भी वही किया और तीनों साथ निकल गए। कबीर और सिया दोनों का नेचर एक जैसा ही है, दोनों की सोच भी मिलती जुलती है और पसंद भी। कबीर, सिया और तन्वी तीनों साथ में जा रहे थे जब वो मार्केट से गुजर रहे थे। सिया ने कहा, कबीर भैया कार रोको। कबीर ने कार रोक कर साइड में लगा दी और सिया को देखने लगा। सिया ने कहा, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने आपको भैया कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा? कबीर ने जल्दी से कहा, अरे छोटे रैबिट, तुम्हारा जो दिल करे वो बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसलिए देख रहा था तुमने कार क्यों रुकवाई? तन्वी ने पूछा, हाँ सियू, तुमने कार क्यों रुकवाई? सिया ने तन्वी को देखा और हिचकते हुए कहा, पहले ये बताओ तुम मेरी बात सुनकर गुस्सा तो नहीं होगी, मुझे डेटोगी तो नहीं? तन्वी ने कहा, अब क्या किया है तुमने? सिया बोली, हमने कुछ नहीं किया है। सिया ने तन्वी को देखा और हिचकते हुए कहा, पहले ये बताओ तुम मेरी बात सुनकर गुस्सा तो नहीं होगी, मुझे डेटोगी तो नहीं? तन्वी ने कहा, अब क्या किया है तुमने? सिया बोली, हमने कुछ नहीं किया है। तन्वी सिया को सवालिया नजरों से देखती है, जिसे पूछ रही हो फिर? सिया एक छोटे मासूम बच्चे के डे से नीचे सिर झुकाकर बोली, मुझे चॉकलेट खानी है। तन्वी ने चीखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम कब बड़ी होगी यार, एक चॉकलेट के लिए तुमने इतनी देर से हमें यहाँ रोक कर रखा है। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है, इतनी चॉकलेट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तन्वी की बात सुनकर सिया ने धीरे से बड़बड़ाया, एक डॉक्टर कम था जो एक नर्स और भेज दी, भगवान ये भी भाई की जैसी ही है। तन्वी की बात सुनकर सिया ने धीरे से बड़बड़ाया, एक डॉक्टर कम था जो एक नर्स और भेज दी, भगवान ये भी भाई की जैसी ही है। ना वो मुझे चॉकलेट खाने देते हैं ना ही ये कबीर, जो सिया की बात सुन रहा था मन ही मन हंस रहा था। कबीर ने कहा, मुझे भी चॉकलेट खानी है। सिया ने खुश होकर कहा, चलो फिर चलते हैं, और दोनों तन्वी को वही कार में बैठा छोड़ शॉप पर चले गए। तन्वी ने खुद से कहा, यार कहाँ फंस गई मैं, ये दोनों तो बच्चे हैं, बिल्कुल कैसे संभाल पाऊंगी इनको। 10 मिनट बाद तन्वी देखती है सिया और कबीर दोनों के हाथ खाने के सामान से भरे हुए आ रहे थे। तन्वी ने दोनों को देखकर अपना सिर पीट लिया। दोनों कार में आकर बैठ गए और एक एक चॉकलेट निकाल कर खाने लगे। कबीर ने तन्वी से कहा, तन्वी जी आप भी कुछ लोगी? तन्वी कुछ बोल पती, उससे पहले सिया बोल पड़ी।
अरे वो ये सब नहीं खाती कबीर भैया, क्योंकि ये सब बच्चे खाते हैं, ना कि बड़े बूढ़े। सिया की बात सुनकर कबीर जोर जोर से हंस पड़ा। तन्वी सिया को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। कबीर ने कार स्टार्ट की और कपूर एम्पायर्स के लिए निकल गए। लगभग 15 मिनट बाद कबीर ने कार एक बड़ी सी शानदार बिल्डिंग के बाहर रोक दी और तन्वी और कहा हम पहुंच गए। सिया झट से कार से उतर गई, साथ में तन्वी और कबीर भी। सिया बिल्डिंग को निहारते हुए बोली, और बेटे की ये तो कपूर एम्पायर्स है। यार ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। कबीर वॉचमैन को कार पार्क करने को कहा और सिया और तन्वी से कहा चलो मेरे साथ। वो दोनों कबीर के साथ अंदर की तरह चल दी। जब वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो सबकी नजर सिया पर जम गई। लड़के तो लड़के लड़कियां भी सिया को ताड़ रही थी। सिया थी ही इतनी सुंदर, शायद ही पूरे ऑफिस में उसके जैसी सुंदर लड़की होगी। सब सिया को मुंह खोलकर देखे जा रहे थे। सिया ने आज एक वाइट शर्ट्स और वाइट जीन डाली थी और बालों की पोनीटेल बना रखी थी। होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल, कानों में ब्लैक स्टोन के छोटे छोटे इयररिंग्स। बस फिर भी बहुत कमाल लग रही थी। सब लोगों ने जब देखा कि उस लड़की के पीछे उनके छोटे सर भी आ रहे हैं, सब सरप्राइज ओपन माउथ फेस हो गए। कबीर पूरे 5 साल बाद आज ऑफिस आया था। सिया तो सिया थी, वो तो अपनी धुन में मगन थी। तन्वी ने कहा सिया रुको, हम भी आ रहे हैं। तन्वी की बात सुनकर सिया रुककर पीछे मुड़ी और कबीर और तन्वी को देखने लगी। फिर तीनों कुणाल की प्राइवेट लिफ्ट में चले गए। उनके जाने के बाद सारे एम्प्लॉयज सिया के बारे में गॉसिप करने लगे। स्टाफ के एक लड़के ने कहा यार वो लकड़ी कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल किसी एंजल जैसी। दूसरे लड़के कहा हाँ यार, मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी है, सच में वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वही लड़के जो सिया की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। स्टाफ की फीमेल एम्प्लॉय सिया की खूबसूरती से जल भून कर रख हो रही थी। ये खबर पूरे बिल्डिंग में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। हर फ्लोर पर बस सिया को देखने के लिए सारे एम्प्लॉयज क्यूरियस हो रहे थे। 18th फ्लोर पर जहां ऑफिस के मैनेजर और असिस्टेंट के ऑफिस थे, कबीर, सिया और तन्वी तीनों बाहर आए। कबीर ने कहा तन्वी जी, यहाँ जो ऑफिस है वो मैनेजर और असिस्टेंट के लिए है। आप बता दें आपको कौन सा केबिन चाहिए, मैं रेडी करा दूंगा। कबीर ने तन्वी को एक केबिन दिखाया तो तन्वी ने कहा हमें ये पसंद है। सिया ने कहा फिर तय रहा, आज से तन्वी मैडम का ऑफिस है। कबीर ने कहा चलो बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुणाल जो कहीं बाहर से बिल्डिंग के अंदर आ रहा था, ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो उसके कानों में 2 एम्प्लॉयज की बातें पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके कदम रुक गए। 2 एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे थे। यार तूने उस लड़की को देखा जो कबीर सर के साथ आई है? मैंने ना आज तक इतनी सुंदर लड़की अपने ऑफिस में तो क्या पूरे शहर में नहीं देखी। सच में वो एकदम एंगल की तरह ही दिखती है। दूसरा एम्प्लॉय बोला हाँ यार, पूरे ऑफिस के लोग उस लड़की को देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, सब बस उसी की बात कर रहे हैं। कुणाल जो इतनी देर से सब खड़ा सुन रहा था वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुणाल लिफ्ट के अंदर इंटर हुआ और अपने फ्लो का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट चालू हो गई। कुणाल के दिमाग में बस अपने एम्प्लॉयज की बातें घूम रही थी। कुणाल अपने मन में सोच रहा था ऐसी कौन लड़की आ गई मेरे ऑफिस में जिसने कुछ मिनटों में मेरे ऑफिस की संति भंग कर दी। वही दूसरी तरफ कबीर तन्वी और सिया को लेकर अपने ऑफिस पहुंचा। कबीर अपने केबिन को एक नजरे देखा। आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा वो 5 साल पहले छोड़कर गया था। कबीर कुणाल के असिस्टेंट को कॉल कर अपने केबिन में आने के लिए कहा और तन्वी सिया को बैठने को बोलकर उनसे पूछा आप क्या लेंगी। तन्वी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए कबीर सर। इस पर कबीर तन्वी को बोलता है तन्वी जी, यहाँ भले ही मैं आपका बॉस हूँ पर आप मुझे सिर्फ सबके सामने सर बुलाएगी। आप भी मुझे छोटे रैबिट की तरह भैया बुलाया करो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है, आपको देखकर मुझे अपनी बहन जैसे फीलिंग आती है। तन्वी कबीर की बात सुनकर इमोशनल हो गई, क्योंकि तन्वी अपने घर की इकलौती औलाद थी। उसे हमेशा एक भाई की कमी खलती थी जो शायद आज पूरी हो गई थी। तन्वी ने कहा क्यों नहीं, मेरा भी कोई भाई नहीं है। और तन्वी को कबीर ने हक कर लिया। फिर तन्वी से कहा अरे मैं तो हूं ना आपका भाई। तन्वी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। कबीर ने तन्वी को कहा आप बैठिए और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। फिर से डोर नॉक हुआ। कबीर ने कहा कम इन। तभी डोर ओपन हुआ और एक 28 साल का लड़का ब्लैक 3-पीस सूट पहने अंदर आया। देखने में एकदम हैंडसम था, बड़ी बड़ी काली आंखें, फेस पर हल्की सी बियर्ड, हाइट लगभग 5.8 इंच, मस्कुलर बॉडी, रंग गोरा, काले बाल जो सलीके से सेट किए हुए थे। कबीर चेयर से उठकर उस लड़के के गले लग गया और कहा कैसे हो मीर भाई। उस लड़के ने भी कहा मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है। छोटे कबीर ने भी कहा मैं भी ठीक हूँ मीर भाई। ये लड़का माहिर अग्रवाल है जो कुणाल का बचपन का दोस्त है, कुणाल के साथ बचपन से ही है। कुणाल कबीर और निखिल के लिए बिल्कुल भाई जैसा ही है।
माहिर को प्यार से निखिल, कबीर और कुणाल और दादा दादी मीर कहकर बुलाते हैं। फिर मीर ने उन दोनों लड़कियों को देखा जो उनको बहुत देर से देखे जा रही थी। सिया के दिमाग में कुछ आता है पर वो चुप थी। कबीर ने मीर को कहा, मीर भाई ये तन्वी जी है, मेरी न्यू असिस्टेंट, और बहन जैसी भी, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट्स पेपर साइन कर लीजिए। फिर कबीर ने सिया की तरफ देखा, ये है हमारी दोस्त सिया सिंह। मीर ने सिया की ओर नजर की तो सिया को देखता ही रह गया। सिया बहुत ही प्यारी लग रही थी, मानो किसी खरगोश के जैसी। सिया ने मीर को हेलो किया, तब जाकर मीर को होश आया। मीर ने भी सिया को प्यार से रिप्लाई किया और चेयर पर बैठ गया। तभी माहिर का फोन रिंग होता है। मीर अपना फोन देखता है तो कुणाल नाम फ्लैश हो रहा था। मीर फोन उठकर बात करने लगता है, तभी सिया जोर से बोलती है, तन्वी को, यार तन्वी, मुझे तो तेरे लिए डर लग रहा है। मैंने सुना है इस कंपनी के सीईओ बहुत खड़ूस, गुस्सैल, निर्दयी और खतरनाक और एक डेविल इंसान है। सिया ने ये सब इतना जोर से कहा कि कुणाल को साफ साफ सुनाई दे रहा था और गुस्से में उसकी मुट्ठी भींच गई। वही मीर और कबीर सिया को मुंह खोलकर देखे जा रहे थे। मीर तो भूल ही गया वो क्या कर रहा था। मीर बोला सिया को, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे नहीं है। सिया मीर की बात बीच में काटते हुए बोली, अरे मैं जानती हूँ आपके बॉस है, आप थोड़ी ना अपने बॉस के लिए खड़ूस, गुस्सैल, घमंडी, राक्षस, निर्दयी कड़ू बोल सकते हो। आखिर कौन अपने बॉस के लिए ऐसा बोल सकता है। मीर का मुंह खुला का खुला रह गया, उसने आज तक इतनी मुंहफट लकड़ी नहीं देखी थी। कबीर ने सिया से कहा, छोटे रैबिट वो ऐसे नहीं है। सिया ने कहा, आप उसे नहीं जानते, वो वैसे ही है। कबीर ने कहा, छोटे रैबिट तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। सिया ने बिना कबीर के बात पर गौर किए ही बोल दिया, अरे आपको नहीं पता ये आमिर लोग ऐसे ही होते हैं। फिर सिया ने कबीर की बात पर गौर किया और जोर से चीखते हुए कहा, क्या कहा आपने अभी भाई। फिर सिया ने मीर की तरफ देखा, डे से पूछ रही हो वहां चल क्या रहा है। मीर समझ गया था कि सिया को कबीर और कुणाल के बारे में पता ही नहीं है। मीर तो भूल ही गया था कि वो फोन पर बात कर रहा था और इस बात से भी अनजान था कि उनकी बातें कुणाल अभी तक सुन रहा था। कुणाल को सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मीर सिया से बोला, मिस आप जिनकी अभी तारीफ कर रही थी, कबीर उनका ही छोटा भाई है, इस कंपनी का सेकंड सीईओ, द कपूर एम्पायर के मालिक कबीर कपूर, और मैं कुणाल कपूर का चाइल्डहुड फ्रेंड और उसका असिस्टेंट भी हूँ। सिया के साथ साथ तन्वी को भी एक जोर का झटका लगा। सिया ने कहा, ओ तेरी की, मतलब हम इंडिया के सेकंड मोस्ट बैचलर पर्सन के साथ बैठे हैं। मीर ने कहा, हाँ आप ऐसे बोल सकती है। सिया को रियलाइज्ड हुआ उसने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले। सिया अपने जीभ दांतों के नीचे दबाते हुए बोली, सॉरी मुझे पता नहीं था, पर मैं क्या सोच रही थी, जब कबीर इतने स्वीट है तो उनके भाई तो और ज्यादा स्वीट होंगे, अच्छे होंगे, दुनिया की सारी अच्छाइयों है उनमें। बस अब आप मेरी बातों को, जो मैंने पहले बोला था, दिल पर ना ले। अब मैंने उनकी तारीफ कर दी है। आई होप मेरी दोस्त को मेरी गलती की सजा ना मिले। मीर को आज अपने सामने दो कबीर दिख रहे थे। कबीर भी हमेशा ऐसे ही बिहाव करता है जब उससे कोई गलती हो जाती है। वही कुणाल के केबिन में कुणाल ने अपने मन में सोचा, यार ये लड़की तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है, और खुद से ही बोला, मिस लड़कियां मेरा नाम सुनते ही पागल हो जाती है, आप पहली लड़की है जिसने मेरे लिए ये सब बोलने की हिम्मत की है। तुम्हें तो मेरे नाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो तुमसे मिलना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे बारे में मुंह खोलने की हिम्मत करने वाले का मैं क्या हाल करता हूँ। और कुणाल ने एक डेविल स्माइल की ओर अपना फोन लेकर कबीर के केबिन की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ सिया निखिल की कॉल रिसीव कर सबको एक्सक्यूज में बोलकर केबिन से बाहर कॉरिडोर की तरफ बात करते हुए जा रही थी। तभी अचानक वो किसी बाहरी चीज से टकरा गई। सिया गिरती उससे पहले ही दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। सिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। सिया को महसूस हुआ कि उसे कोई चोट नहीं आई है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने एक नीली आंखों वाला उसे ही देख रहा था। वो लड़का तो सिया को देख जम सा गया, बस वो सिया को बिना पलके झपकाए देखे ही जा रहा था। सिया ने कहा, क्या आप मुझे सीधा खड़ा कर देंगे। लड़के ने कोई रिएक्ट नहीं किया। सिया ने कहा, ओ नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, क्या आप मुझे खड़ा करोगे। सिया की बात सुनकर लड़का होश में आता है और सिया को खड़ा कर देता है। सिया ने उसे एक गुस्से वाला लुक दिया, अपने बाल ठीक करने लगी। सिया ने उस लड़के को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जो उस लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो लकड़ा अपने मन में सोचा है, सारी लड़कियां कुणाल कपूर की एक झलक पाने को तरसती है, और ये मैडम तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हैं। डे से मुझे जानती ही नहीं है। जी हाँ, सिया जी लड़के से टकराई थी, वो अपने हीरो द ग्रेट कुणाल कपूर ही है, जो कबीर के केबिन की तरफ ही जा रहा था। रास्ते में सिया से टकरा गया था। कुणाल सिया को देखे ही जा रहा था। सिया थी ही इतनी प्यारी और सुंदर। कुणाल तो डे से सिया में खो गया था। सिया के हवा में उड़ते बाल जिन्हें वो ठीक कर रही थी, ब्राउन आंखें, पिंक होंठ। कुणाल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, जो कुणाल को समझ नहीं आ रहा था।
सिया ने खुद से कहा, इडियट, देखकर नहीं चल सकता था, हमारा फोन गिरा दिया। फिर सिया ने देखा उसका फोन नीचे गिरा हुआ है। उसने फोन उठाया और कुणाल की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी वहां मीर आ गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सिया कुणाल के सामने जाकर बोली, ओ नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, गुड लुकिंग हूँ, स्वीट हूँ, भोली भाली हूँ, क्यूट हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसे नहीं घूर सकते। ऐसे घूर कर मत देखिए, मुझे नजर लग जाएगी। मीर तो आंखें फाड़ कर सिया को देख रहा था और मन ही मन उसकी सलामती की दुआ कर रहा था। मीर मन में बोला, हे भगवान, ये लड़की सोते शोर के मुंह में हाथ डाल रही है, अब क्या होगा इस बेचारी का। तभी सिया का फोन रिंग हुआ। उसने देखा निखिल उसे कॉल कर रहा है तो वो अपना फोन लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और जाते जाते पीछे मुड़कर कुणाल को देखकर बोली, अच्छे घर के दिखते हो, ऐसे लड़कियों को ताड़ोगे तो किसी दिन बहुत मार पड़ेगी, और बोलकर लिफ्ट में चली गई। कुणाल बस उसे जाते हुए देखता ही रह गया। कुणाल इस वक्त बहुत गुस्से में था। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। वो गुस्से में बिल्कुल बड़देवल लग रहा था। मीर जी अभी थोड़ी देर पहले हंस रहा था। कुणाल को देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। उसे पता था अब बॉम्ब उसके सिर पर फूटने वाला था। मीर जल्दी से कुणाल के पास गया और कहा, बॉस, आप यहाँ, कुछ काम था आपको। कुणाल को याद आया कि वो वहाँ किस लिए आया था। फिर कुणाल ने मीर को देखा और गुस्से में कहा, कबीर कहाँ है। मीर ने जवाब दिया, सर वो अपने केबिन में है। कुणाल कबीर के केबिन में चला गया। कबीर और तन्वी बस निकालने वाले ही थे कि कुणाल वहां आ गया। कुणाल जाकर कबीर के सामने खड़ा हो गया। कबीर ने कुणाल को देखा और उसके पास जाकर उसे हक कर लिया। कुणाल ने भी कबीर को हक कर लिया और कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। कबीर कुणाल से अलग हुआ और कहा, भाई मैं आप ही के पास आ रहा था। फिर कबीर ने कुणाल को तन्वी के बारे में बताया और तन्वी को कुणाल के बारे में। कुणाल की नजर तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। तभी तन्वी का फोन रिंग होता है। तन्वी फोन उठाकर देखती है तो कॉल सिया का होता है। सिया कपूर एम्पायर के सामने वाले कैफे से कॉल कर रही थी। तन्वी ने पूछा, कहाँ हो तुम और वापस क्यों नहीं आए। इस पर सिया ने कहा, अरे मैं बिल्डिंग के सामने वाले कैफे में हूँ, तुम दोनों का काम खत्म हो गया हो तो यहाँ आ जाओ। तन्वी ने कहा, नहीं हम नहीं आ रहे, तुम अभी के अभी वापस आओ। सिया ने कहा, तनु एक बार कबीर भैया को फोन देना। तन्वी ने फोन कबीर को दे दिया। कबीर ने कहा, छोटे रैबिट कहाँ हो आप। सिया ने कबीर को बताया कि वो कहाँ है और कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर कबीर बच्चों की तरह खुश हो गया। उसने सिया को कहा, छोटे रैबिट आप वेट करो, मैं आ रहा हूँ। कुणाल जो ये सब देख रहा था वो मन में सोचता है, ये छोटा रैबिट कौन है जिससे कबीर इतने प्यार से बात कर रहा है और खुश भी है। कुणाल ने कबीर को कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, शाम को घर आ जाना माँ से मिलने। कबीर बोलता है, ओके भाई, मैं कोशिश करूंगा आज ही आने की, नहीं तो कल आता हूँ। फिर कबीर ने तन्वी को कहा, चलो चले। तन्वी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तन्वी कुणाल को बाय करके कबीर के साथ चली जाती है। वही कुणाल उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि आज वो उस लड़की के सामने कुछ क्यों नहीं बोल पाया। आज तक उसने कभी किसी की नहीं सुनी और आज एक अनजान लड़की उसे इतना सुना गई। फिर उसे कबीर के केबिन वाली लड़की की याद आती है और वो मन में सोचता है कि दो लोगों की सोच एक जैसी केस हो सकती है। वो लड़की भी यही सब कुछ बोल रही थी और जो बाहर मिली वो भी ऐसे ही बात कर रही थी। कुणाल खुद से बोला, ये तुझे क्या हो गया, तू अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर ये क्या सोच रहा है। कुणाल ने अपना सिर जोर से झटका और अपने केबिन की ओर चल दिया। वही दूसरी तरफ सिया बिल्डिंग के बाहर खड़ी कबीर और तन्वी का वेट कर रही थी। सिया अपने हाथों में आइसक्रीम पकड़े खड़ी थी। तभी कबीर सिया के सामने कार रोकता है। सिया अंदर बैठकर कबीर और तन्वी को आइसक्रीम देती है। फिर कबीर सिया को बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं। सिया बोलती है, हम तन्वी के लिए शॉपिंग पर जा रहे हैं और उसके बाद घर। कबीर ने कहा, ओके चलो चलते हैं। तीनों कुछ देर बाद एक मॉल के सामने रुके और कार पार्क करके मॉल में शॉपिंग के लिए चले गए। दीक्षित एंटरप्राइज में दूसरी तरफ आज सिया के ना होने से निखिल को बहुत परेशानी हो रही थी। उसे बार बार तन्वी का फेस दिखाई दे रहा था। निखिल अपने मन में सोचता है, इस लकड़ी को अभी आए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, इसने अभी से मेरा दिमाग खराब करना चालू कर दिया, पता नहीं आगे और क्या करेगी। निखिल ने अपना सिर हिलाया और वापस अपने काम में लगे गया। दूसरी तरफ तन्वी बेचारी दो नमूनों के बीच फंस गई थी। तन्वी को पूरे माल में घुमा घुमा कर दुनिया भर की शॉपिंग कर चुके थे। तन्वी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी पर दोनों तन्वी को इग्नोर कर अपनी धुन में मस्त थे। उन्हें जो पसंद आ रहा था बस लिए जा रहे थे। जब सिया घूम घूम कर थक गई तब जाकर उसने कबीर को चलने को बोला। तन्वी बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई थी। दोनों ने ना जाने कितने बार मॉल में घुमाया था। तीनों के हाथों में बैग ही बैग थे। कबीर कार लेकर आया और तीनों घर के लिए निकल गए। जब वो तीनों घर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। निखिल भी ऑफिस से घर आ चुका था।
निखिल दादाजी और दादी माँ के साथ बैठकर बात कर रहा था। तीनों अंदर आए। कबीर ने एक सर्वेंट को बोलकर सामान तन्वी के रूम में रखने को बोल दिया और खुद अपने रूम में चला गया। सिया ने देखा दादू दादी माँ सोफे पर बैठी है और निखिल भी वही है, तो वो जाकर सोफे पर दादू की गोद में सिर रखकर लेट गई। दादू ने प्यार से सिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ बच्चे? निखिल ने भी पूछा, हो गई आपकी शॉपिंग? सिया ने कहा, दादू हम बहुत थक गए हैं। वो तन्वी है ना, उसने आज हमें बहुत तंग किया। तन्वी जो अभी अभी वहां आई थी। सिया की बात सुनकर सदमे में चली गई और खुद से ही कहा, हे भगवान कितनी झूठी है ये लड़की। खुद पूरा दिन मस्ती कर कर के मुझे अपने पीछे भगाया है और उल्टा मेरे लिए बोल रही है। वही निखिल सिया की बात सुनकर अपने मन में सोचता है, तन्वी जी आपने मेरी बहन को परेशान किया है ना, इसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूंगा। तन्वी सिया के पास आए और सिया का नाम लिया, पर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दादू ने देखा सिया सो गई है, फिर दादू तन्वी को बोले, बेटा आप भी आराम कर ले, ये तो सो गई है। निखिल उठा और दादू के पास आया और बोला, दादू मैं इसके रूम में सुला देता हूँ। दादू ने कहा, ठीक है ले जाओ। दादी बोली, बेटा आँख चेक कर लेना, आपको पता है ना इन्हें सर्दी जल्दी लग जाती है। निखिल ने कहा, जी दादी माँ मैं देख लूंगा, अब आप लोग भी जाओ आराम करो। निखिल सिया को गोद में उठाकर ले जाने लगा। तन्वी अभी भी वही खड़ी देख रही थी। निखिल ने एक सर्वेंट को कहा, सिया के लिए कुछ बना कर रख देना, आपको पता है ना उसे रात को भूख लगती है। मैं नहीं चाहता मेरी बहन को कोई परेशानी हो। सर्वेंट ने कहा, जी सर हम बना देते हैं। निखिल सिया को लेकर सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चला गया। तन्वी की आंखें नम थी। तन्वी खुद से बोलती है, ये लोग सिया को कितना प्यार करते हैं, उसका कितना ख्याल रखते हैं। ये सिया को बस कुछ सालों से जानते हैं और जो सिया को इस दुनिया में लेकर आए हैं वही उसकी जान के दुश्मन बने हैं। मुझे नहीं पता मैं सिया को उनसे कब तक छुपा पाऊंगी, पर मैं सिया को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तन्वी अपने ख्यालों से बाहर आए और अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में कुणाल और मीरा जी दोनों साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तहेज भी मीरा जी का फोन बजता है। मीरा जी देखती है कबीर उन्हें फोन कर रहा है। मीरा जी फोन उठाते ही कबीर को बोलती है, आ गई आपको हमारी याद? कबीर बोलता है, आई मिस यू मॉम। मीरा जी भीतर कबीर को बोलती है, मिस यू टू बेबी। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। कबीर सिया के बारे में मीरा जी को सब बताता है और ये भी कि उसने उनके लिए खाना बनाया था। मीरा जी तो सिया को पहले से ही जानती है और उससे बहुत प्यार करती है। कबीर तन्वी और निखिल के बारे में बताता है और ये भी कि कैसे वो सब साथ रहते हैं हंसी खुशी। कबीर ने कहा, मोम मैं तो यही रहने वाला हूँ, आप रहो अपने बोरिंग बेटे के साथ। मीरा जी ने कहा, नहीं हम भी कल ओल्ड मेंशन में ही शिफ्ट हो रहे हैं, मैं भी वही आ रही हूँ आप लोगों को साथ रहने। कबीर ने कहा, ठीक है मोम मैं अब फोन रखता हूँ, गुड नाइट। मीरा जी ने भी बोला, गुड नाइट बेटा, और फोन रख दिया। कुणाल ने कहा, मोम आप दादा दादी के पास जा रहे हो रहने? मीरा जी ने कहा, हाँ हम कल सुबह ही जाएंगे। कुणाल ने कहा, पर क्या? मीरा जी ने कहा, अब आप तो पूरा दिन घर रहते नहीं हो और कबीर ने भी यहाँ आने से मना कर दिया है, हम घर में अकेले बोर हो जाते हैं। कुणाल ने कहा, ठीक है आपको जैसा ठीक लगे, और उठकर अपने रूम में चला गया। कुणाल ने अपना फोन निकाला और निखिल को कॉल किया। निखिल जो अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने देखा कि कुणाल का कॉल है। उसने कॉल उठाया और कहा, आज कैसे याद किया किंग ने इस गरीब को? कुणाल बोला, तू जाड़ा बोलने लगा है आजकल। निखिल ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये सब छोड़िए, बता फोन क्यों किया? कुणाल ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है, कल मैं दीक्षित मेंशन आ रहा हूँ। इस पर निखिल बोला, अरे मेरे भाई मैं दीक्षित मेंशन में नहीं रहता, मैं दादा दादी के साथ रहता हूँ और कपूर मेंशन में। तू कल मेरे ऑफिस आ जाना, वही मिल लेंगे। ओके बाय, सुबह मिलते हैं, और फोन रख दिया। कुणाल अपने मन में सोचता है, और कपूर मेंशन में क्या खिचड़ी पक रही है, जिसे देखो वही शिफ्ट हो रहा है, पता करना पड़ेगा आखिर वहां चल क्या रहा है।